बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर भारत का इतिहास जो हम 300 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इस काल को बहुत महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इसमें जो गुप्त साम्राज्य था वो कितनी ऊंचाई पर पहुंचा, कैसे क्षेत्रीय शक्ति बढ़ी, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बट इन सब की जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है सूत्र। ठीक है, तो 300 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक में कैसे कौन कितना उदय हुआ, क्षेत्रीय भाषाएं कैसे उभरी, सामाजिक स्थिति कैसे थी, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमें कैसे मिलेंगी, सूत्रों से पता चलेंगी। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसको कैसे लिखोगे आप? ठीक है, तो देखो, जो हमारे इतिहास के सूत्र हैं, सबसे पहला इतिहास के सूत्र जो हमें किसका ज्ञान देंगे, वो हमें 300 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ठीक है, इसके बारे में हमें बताएंगे कि 300 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक समाज की स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक दशा कैसी थी, सांस्कृतिक कैसी थी, उसके बारे में ये टाइम हमें बताएगा। बट बताएगा कैसे, पता कैसे चलेगा, तो उसको पता लगाने के लिए हमारे सूत्र हैं। तो वो कौन कौन से सूत्र हैं जो हमें बताएंगे इस टाइम के बारे में? तो दो सूत्रों को माध्यम रखा गया है। तो एक है आपका लिखित, और जिसे हम कहते हैं साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक सूत्र, ठीक है। सूत्र दो, या मतलब हमें 300 से लेकर 1200 ईस्वी तक जो सूत्र हैं जिससे हमें इसके बारे में पता चलेगा, वो दो सूत्र को रखेंगे, साहित्यिक सूत्र और दूसरा है पुरातात्विक सूत्र, ठीक है। पुरातात्विक सूत्र, देखो, साहित्यिक सूत्र क्या है, जो कि लिखित था, ठीक है, जो रिटन में मिला है हमें। और पुरातात्विक सूत्र क्या है, जो हमें खुदाई में मिला है, जिससे हम पता लगा सकते हैं इस समय के बारे में। तो देखो, लिखित में क्या क्या होते हैं, जैसे लिपि, अभिलेख, ठीक है। और खुदाई में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि मोहरे, मनके, औजार, आभूषण, सिक्के, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें खुदाई में मिली थी, और ये जो साहित्यिक है उसके द्वारा हमें पता चलता है। तो स्टार्ट करते हैं साहित्यिक का टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे आप साहित्यिक, ठीक है। तो साहित्यिक के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखोगे? तो साहित्यिक सूत्र जो है उसमें हम देखेंगे तो 3 तरीके से है। एक है धार्मिक सूत्र, दूसरा है गैर धार्मिक, और तीसरा है विदेशी साहित्य, ठीक है। धार्मिक सूत्र के अंदर क्या क्या है? तो धार्मिक सूत्र में जो हमें धर्म का ज्ञान देते हैं, जैसे कि पुराण हो गया, ठीक है, जिसमें हमें धर्म से चीज़ें पता चलती है। और दूसरा रामायण, महाभारत, ठीक है, ये हमें किस भाषा में मिलते हैं?
संस्कृत में मिलते हैं, जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, क्योंकि कितने पन्ने थे, है ना, जिनका पांडुलिपियाँ मिली थी 1 लाख से ऊपर, जिसका कुछ का तो अनुवाद हो पाया और कुछ का अनुवाद नहीं हो पाया था। बट कहीं ना कहीं ये भी धार्मिक ग्रंथ है जो हमें उस समाज के बारे में बताती है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताती है। रामायण जो है वो राम जी के बारे में बताते हैं, तो वो हमें धर्म का ज्ञान देते हैं, ठीक है। फिर है गैर धार्मिक। गैर धार्मिक में क्या था? नाटक, कविताएं जो धर्म से रिलेटेड नहीं है, सीधी सी बात है, जो धर्म का ज्ञान नहीं देती है। ये नाटक हो गई, कविताएं होंगी, लोकगीत हो गए, लोक कहानियाँ हो गई, जो ठीक है। इसमें वेद हो गया, वेद जो आयुर्वेद जो डॉक्टरी वाला, ठीक है, वैज्ञानिक, मैथ, गणित, ये सारी चीज़ें गैर धार्मिक में आई, ठीक है। ये भी साहित्य है जिसमें हमें पता चलता था समाज के बारे में। तो देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले साहित्यिक साक्ष्य, पहला पॉइंट डालोगे धार्मिक साहित्य, ठीक है। इसमें लिखोगे कि धार्मिक साहित्य जो है ये हमें किसका ज्ञान देता है? धर्म का ज्ञान देता है, ठीक है। इसके अंदर पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ठीक है, इनके साहित्य मिलते हैं जो इनके बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ जो हमें किसके बारे में ज्ञान देता है? गौतम बुद्ध जी के बारे में हमें ज्ञान देता है, ठीक है। उनके जीवन काल के बारे में बताता है। जैन ग्रंथ, फिर बौद्ध ग्रंथ में अगर आप देखोगे तो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में भी पता चलता है। फिर जैन ग्रंथ जो महावीर जैन के बारे में हमें बताता है, ठीक है। इनसे पहले 24 तीर्थकार थे, उनके बारे में बताता है। जैन धर्म का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताता है, और इसमें भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता तो चलता है। तो ये जो ग्रंथ है ये हमें बताती है, ठीक है, धर्म के बारे में भी और समाज के बारे में भी, महावीर जैन के बारे में भी बताती है, ठीक है। इनसे हमें इन सब के बारे में पता चलता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखोगे, उदाहरण दोगे, एग्जाम्पल, जैसे कि आर्य मंजू, ठीक है, आर्य मंजू, श्रीमूल, कल्प, तोड़ के लिखा ताकि आपको याद हो जाए। आर्य मंजू श्रीमूल कल्प, जो कि क्या थी? एक बौद्ध ग्रंथ थी। बौद्ध में बौद्ध 2 पार्ट में बट गया था, हीनयान, महायान। तो बौद्ध महायान की ग्रंथ थी, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ, फिर तमिलकम ग्रंथ लिखी गई है ना, जो कि संस्कृत में थी। तो हमें वहाँ पे क्या होता है, या इसके द्वारा हमें साउथ यानी कि दक्षिण भारत, साउथ इंडिया के बारे में पता चलता है, वहाँ की संस्कृति के बारे में पता चलता है, वहाँ की किस तरीके से वीर शैव, ठीक है, लिंगियात, शिव भक्त, नैनार, अलवार, है ना, इन सब के बारे में हमें पता चलता है। फिर दूसरा टॉपिक लिखोगे आप सभी, गैर धार्मिक। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आएंगे जो आपको पेपर में याद लिखना है इनके ऊपर, ठीक है। तो गैर धार्मिक में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कि गैर धार्मिक जो है वो धर्म से जुड़ा नहीं था,
ठीक है, धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था। ये सामाजिक स्थितियों पे था, समाज से जुड़ा हुआ था, समाज के बारे में था। इसके अंदर क्या क्या थे, तो इसके अंदर नाटक, कविताएं, ज्योतिषी, कहानियाँ आदि चीज़ें शामिल थी। ठीक है, इस साहित्य के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल थी जो समाज से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो फिर इसमें 300 से लेके 600 जो ईसा पूर्व का टाइम रहा था, इस दौरान संस्कृत भाषा में बहुत सारे साहित्य लिखे गए थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल गुप्त शासन। तो गुप्त शासन जो था, यानी गुप्त शासन काल जो था, उस समय में संस्कृति जो था, वो संस्कृति में जो साहित्य लिखे गए थे, इसका बहुत ही महत्व था। इसलिए गुप्त शासन काल को स्वर्ण युग भी कहा गया था। फॉर एग्जाम्पल कालिदास। ठीक है, कालिदास जो थे, उन्होंने सबसे पहले, कालिदास कौन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, दरबारी कवि थे, और इन्होंने ये नाटक लिखते थे संस्कृत में। इन्होंने लिखा था अभिज्ञान शकुंतला। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये इन्होंने लिखा था संस्कृत में। ठीक है, तो ये थे गैर धार्मिक, जिसमें आपको लिखना है कि यहाँ पर किस तरीके से कहानियाँ, नाटक। ठीक है, इसी काल में, मतलब ये जो 300 से लेके 600 ईसा पूर्व जो है, इसी काल में बहुत बड़ी संख्या में धर्मशास्त्र और टीकाएं लिखी गई। ठीक है, टीकाएं लिखी गई। अब देखो, धर्मशास्त्र तो आप सभी जानते हो, जो हमें धर्म के बारे में ज्ञान दे रहा है, जिसके अंदर विवाह के नियम लिखे हुए थे, है ना, हिंदू विवाह नियम थे। उसके बाद समाज का वर्गीकरण था। अरे यार, समाज। ठीक है, तो धर्मशास्त्र के अंदर व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति को अपना आचरण कैसे रखना चाहिए था, पूजा पाठ, इसमें मतलब क्या लिखना है कि व्यक्ति को कैसे पूजा करना है, तपस्या। ठीक है, इसके बारे में ज्ञान दिया गया था, इसके बारे में लिखा गया था। फिर इसके अंदर जाति व्यवस्था के बारे में लिखा गया था कि किस तरीके से समाज में जाति व्यवस्था वर्णित थी। पहला स्थान ब्राह्मण को दिया गया था और निचला स्थान शूद्र को दिया गया था। इनके कार्य भी क्या थे, बटे हुए थे। फिर सामाजिक, अरे यार, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था का वर्णन इसमें किया गया था। धर्मशास्त्र के अंदर किस तरीके से समाज चलेगा, नियम कानून जो थे वो धर्मशास्त्र के अंदर लिखे गए थे। अब टीकाएं क्या थी, तो जो हमारे धर्म शास्त्र या कुछ ऐसे साहित्य जो कठिन भाषा में थे, उनको सरल भाषा में लिखे गए ताकि लोगों को
समझ में आए। ठीक है, तो ये सारी थी गैर गैर धार्मिक ग्रंथ जिससे हमें उस समय के बारे में पता चला, धर्मशास्त्र। अब हाँ, एक एग्जाम्पल लिखोगे, मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति से हमें किसके बारे में पता चला, तो चंडाल के बारे में हमें पता चला था, चंडालों की दशा के बारे में पता चला था मनुस्मृति किताब से। तो ये सारी चीज़ें थी गैर धार्मिक पुस्तकें जिसके अंदर समाज के लिए नियम कानून, वैज्ञानिक, ठीक है, ज्योतिषी, ये सारी चीज़ें जागृत हुई थी। और इन सबके सूत्र से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे ये सारी चीज़ें किस व्यवस्था से थी और किस तरीके से चल रही थी। ठीक है, फिर आपका तीसरा पॉइंट आता है विदेशी साहित्य। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आपको लिखने हैं पेपर में, तो देखो, विदेशी साहित्य में जो विदेश से भारत घूमने आए थे, जो विदेश से भारत घूमने आए और उन्होंने भारत का वर्णन जैसे किया, वो भी हमारे लिए क्या है, एक सूत्र का काम करता है, एक, ठीक है, जो हमें उस टाइम का टाइम पीरियड के बारे में बताता है। जैसे कि अगर हम देखें 7वीं शताब्दी में चीनी साहित्य आए थे, चीनी यात्राएं आए थे, चीनी यात्रियों के द्वारा भारत यात्रा की गई, जिसमें इन्होंने बौद्ध से गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए देखा, बौद्ध नियम के लिए आए थे। ठीक है, उनके सिद्धांत, बौद्ध धर्म का सिद्धांत और प्रथाओं का विवरण इनसे पता चलता है, इनकी साहित्य से। ठीक है, इन्होंने किस तरीके से गौतम बुद्ध के बारे में देखा, सुना, समझा, उन्होंने जो अपने साहित्य में लिखा उससे हमें इनके बारे में पता चलता है, उस समय के सामाजिक के बारे में पता चलता है। फिर 9वीं शताब्दी में अल बिरूनी भारत आए थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। ठीक है, जो हिंदुस्तान के लिए लिखी थी किताब उल हिंद, जिसमें अल बिरूनी ने इसमें हमारे सामाजिक व्यवस्था इनके बारे में बताया, महिला की स्थिति के बारे में बताया, जाति प्रथा के बारे में बताया। तो इससे, इनके साहित्य से हमें क्या पता चलता है, उस समय की सामाजिक व्यवस्था कितनी जटिल थी, महिला की स्थिति कैसी थी और जाति प्रथा उस टाइम पे कितनी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। फिर इब्न बतूता आए, इन्होंने जब यात्रा की, ये कौन से हैं, अरबी। ठीक है, इन्होंने जब यात्रा की तो इन्होंने नारियल और पान का पत्ता देखा, उसके बारे में बताया, तो उसका वर्णन मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी पुस्तक का नाम था रिहाला। ठीक है, और इसने जाति व्यवस्था, अमीर गरीब, और ये भारत कब आया था, तो 14वीं शताब्दी में आया था। और हम किसके पढ़ रहे हैं, जो अरब के लोग थे, वो जब भारत की यात्रा की तो उनके सूत्रों से भी हमें भारत के बारे में पता चलता है। ठीक है, इनकी रिहाला पुस्तक थी जिससे हमें नारियल, पान का पत्ता, जाति व्यवस्था, अमीर गरीब के बीच में कितना डिफरेंस था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। ठीक है, फिर मेगास्थनीज
इनकी पुस्तक इंडिका, जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता, उनके प्रशासन के बारे में इन्होंने इसमें लिखा था। तो ये विदेशी साहित्य हैं जो हमें बताते हैं हमारे भारत के राजाओं के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, उसके सामाजिक के बारे में, और जो उस समय के सांस्कृतिक था, धर्म था, मंदिर की व्यवस्था थी, किस तरीके से धर्म चल रहा था, किस तरीके से महिलाओं की स्थिति थी, अमीर गरीब, और एक और आए थे जिन्होंने दास प्रथा के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो ये सारी थी विदेशी साहित्य जो हमें हमारे इतिहास के बारे में और उसको समझने के लिए बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। ठीक, फिर आपका सेकंड पॉइंट आएगा पुरातात्विक। इसको लिखना है ब्लैक पेन से। ठीक है, पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्य ऐसे लिखोगे, इसके नीचे ब्लैक पेन चलाना, तो यहाँ से स्टार्ट करना लिखना। तो सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो क्या क्या है मैंने आपको बता दिया था, जैसे मन के शिलालेख, मोहरे, मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मन के आभूषण, सिक्के और अन्य अवशेष जो हमें किस में मिले, खुदाई में मिले। ठीक है, इनसे प्राप्त हुए, इसलिए इसे पुरातात्विक कहा जाता है, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें खुदाई में मिली और जो हमें 300 से लेके 1200 ईसा पूर्व के बारे में पूरा समय के बारे में बताती है। तो सबसे पहले अभिलेख, ये भी हमें खुदाई में ही मिले हैं। ठीक है, शिलालेख, अभिलेख। तो देखो अभिलेख क्या होते हैं, तो कठोर सतह पे लिखवाए जाते थे, जो बहुत ही कठोर होते थे उस पर लिखवाए जाते थे, खुदवाए जाते थे, ताकि ये हमेशा रहे। तो ये कठोर सतह पे लिखवाने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें यहाँ पे राजा कैसा था उसके बारे में पता चला, राजा का प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार था उसके बारे में पता चलता है। कहीं पे तो डेट लिखवाए गए हैं, तो हमें समय के बारे में समझ में आ जाता है। ठीक है, राजा का व्यवहार पता चलता है, और अभिलेख हमें बहुत मदद करते हैं कि उस समय के बारे में पता लगाने में। तो राजा क्या करता था कि अपने क्रियाकलाप, अपनी उपलब्धियां, अपने विचार, इन सभी को क्या करता था, कठोर सतह पे खुदवाया करता था। अभी कठोर सतह क्या थे, मिट्टी से बने हुए बर्तन हो सकते हैं। ठीक है, लकड़ी, वो जो जैसे लकड़ी का ऐसे नहीं होता है, मतलब रेक्टेंगल शेप में, तो इस पे खुदवा देते थे। ठीक है, एंड धातु की चीज़ों पे ये लोग क्या करते थे, खुदवाते थे, अभिलेख लिखवाते थे। तीसरी शताब्दी के बीच में अगर हम देखेंगे, तीसरी शताब्दी में, तो हमें अभिलेख जो मिले वो प्राकृतिक भाषा में मिले। ठीक है, प्राकृतिक भाषा में हमें अभिलेख मिले थे, जो कि क्या था, उस समय जो मौर्य साम्राज्य थे, मौर्य साम्राज्य में अशोक, उन्होंने अभिलेख लिखवाए थे जो कि प्राकृतिक भाषा में थे। और प्राकृतिक क्या थी, आम बोलचाल वाली भाषा थी, जिसमें अशोक ने बोध के बारे में, अपने विचार, ये सब चीज़ें इन्होंने लिखवाई थी। फिर उस समय में क्या था कि क्षेत्रीय भाषाएं बोली तो जाती थी, मगर लिखी नहीं जाती थी। ठीक है, समझ में आया, क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। धीरे धीरे करके क्या हुआ, क्षेत्रीय भाषाएं लिखी जाने लगी, तो हमें क्षेत्रीय भाषाओं में भी
अभिलेख देखने को मिले, जैसे कि तमिल, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, गुजराती, मराठी, ठीक है, इन सब में भी हमें अभिलेख देखने को मिले थे। यार मलयालम, ठीक है। फिर दक्षिण भारत के अंदर हमें विभिन्न मंदिरों, ठीक है, जितने भी मंदिर मिले हैं उनके दीवारों पे हमें सैकड़ों की मात्रा में तमिल अभिलेख मिले हैं। तमिल भाषा में हमें अभिलेख मिले हैं जो कि हमें उनकी संस्कृति, उनके बारे में पता बताते हैं, उनके धर्म से जुड़े हुए उनकी आस्था के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है। तो अभिलेख क्या होता है मैंने बता दिया आपको। तो अभिलेख से हमें पता क्या चलता है, तो अभिलेख से हमें उस समय के बारे में, जो राजा कैसे था, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसे थी। स्पेशली अभिलेख जो है वो दान जब लोग कराते थे ना, ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, तब वो शिलालेख में लिखवा दिया करते थे डेट के साथ। तो बहुत सारे जब खुदाई हुई तो शिलालेख मिले जिसमें दान का भी हमें पता चलता है कि जो राजा महाराजा थे वो दान करते थे ब्राह्मणों को, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज़ें पता चलती है। फिर दूसरा, अब सिक्के के बारे में लिखोगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक देखो, जो सिक्के के बारे में हमें पता चलता है उसे कहते हैं, जो हमें बताते हैं उन्हें कहते हैं मुद्रा शास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है जो हमें ज्ञान दे रहा है, ठीक है। तो मुद्रा शास्त्र जो है हमें सिक्कों के बारे में बताता है। देखो, सिक्के का प्रयोग क्यों होता है, मुद्रा का प्रयोग क्यों होता है, तो मुद्रा का प्रयोग व्यापार के लिए होता है, ठीक है, व्यापार के लिए किया जाता है। अगर आप हमारे 1947 की आज़ादी के बाद से कोई सिक्के देखोगे ना, तो बहुत सारे सिक्कों पे आपको गेहूँ, है ना, गेहूँ के बारे में और किसान से जुड़े हुए चित्र देखने को मिलेंगे, है ना। तो वो उस समय की स्थिति के बारे में दिखाता है। तो जब खुदाई में कुछ सिक्के मिले तो वो सिक्के क्या हैं, तो वो उनकी आर्थिक स्थिति को दिखाता है, ठीक है। जो मुद्राएं हैं वो उस समय की आर्थिक स्थिति, सामाजिक दशा, शासकों की पहचान, शासकों का काल पहचान, ठीक है, उनके धर्म, इन सब के बारे में हमें बताता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो राजा थे वो क्या करते थे, जो मुद्रा चलाते थे उस मुद्रा के पीछे वो लोग चित्र बनवाते थे। कई राजा तो ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को देवतुल्य लिखवाया था, अपने नाम के नीचे देवतुल्य, यानी कि अपनी तुलना वो देवों से करते थे, ठीक है। कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने मुद्रा चलाया तो उन्होंने मुद्रा सोना प्लस तांबा, इसका प्रयोग करके मुद्रा चलाया था, सिक्कों का प्रचलन किया था। तो ये उस समय की आर्थिक स्थिति को दिखा रहा था। और सोना और तांबा मिलाकर जो चलाया था वो थे कुषाण शासक, कुषाण वंश, ठीक है। इन्होंने सोना प्लस तांबा का प्रयोग करके मुद्रा का प्रचलन किया था। तो ये हमें कैसे पता चला, तो जो हमने खुदाई करी तो जो हमें सिक्के मिले तो उसमें उन राजा के बारे में पता चला। तो वो अपने नाम के अपने चित्रों के साथ देवतुल्य लिखाते थे। तो इससे हमें पता चला कि भाई ये जो है इस टाइम का रहा होगा। गुप्त काल, इसके अंदर सोने के सिक्के चलाए गए, सोने का सिक्का जारी किया गया, ठीक है। और ये सोने का जो सिक्का था वो शुद्ध सोना था।
तो ये शुद्ध सोना यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई इसकी जो आर्थिक स्थिति होगी वो कितनी प्रबल होगी, कितनी बेहतर होगी, उसके बारे में दिखा रहा था। तभी तो सोने के सिक्के प्रयोग कर रहा था, ठीक है। और इसलिए गुप्त काल को किसका काल कहा गया है? स्वर्ण काल कहा गया है, जो हम अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये जो सोने के सिक्के यूज़ करते थे उसको ये लोग क्या कहते थे? दिनार कहते थे। सोने के सिक्के को ये लोग दिनार कहते थे। और ये कहाँ से था? रोमन साम्राज्य के सिक्कों से मिला जुला था। ठीक है, इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। कभी कभी जो राजा थे वो अपने जीवन के बारे में, ठीक है, जीवन से संबंधित जो बातें थे उसको क्या करते थे? सिक्कों पे विवरण करते थे, सिक्कों पे लिखवा देते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो राजा चंद्रगुप्त थे, यानी कि गुप्त वंश के, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, राजा चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्षस्वी की राजकुमारी से विवाह किया था, ठीक है। तो उनके विवाह के बारे में उन्होंने सिक्कों पर लिखवाया था, जिससे हमें उनका सूत्र पता चलता है। इसमें दोगे कि सिक्का जो है वो ये भी बताता है कि जो गुप्त काल था जिसमें समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, जब इन्होंने शासन किया था उस समय में एक और था जिसका नाम था रामगुप्त। उसने भी एक गुप्त शासक ने राज्य मतलब राज्य किया था, रामगुप्त उसका नाम था। ये हमें कहाँ से पता चलता? सिक्कों में। इसके बारे में हमें कहीं कोई लिखा हुआ नहीं मिलता, बट हमें सिक्कों से पता चलता है कि भाई गुप्त काल के टाइम पे भी एक गुप्त शासक था जिसका नाम रामगुप्त था, उसने कुछ क्षेत्रों पे शासन किया था, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे समझाया है। देखो गुप्त काल का टाइम पीरियड क्या रहा है, तो 320 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक का रहा है। इस पे भी थोड़ा सा है कि भाई परफेक्ट डेट नहीं पता है। तो गुप्त काल का इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है, शुद्ध सोना था, आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इन्होंने अपने सोने के सिक्के को दिनार नाम दिया था, जो कि रोमन साम्राज्य के सिक्के से मिलता जुलता था। राजा जो था वो फिर सतवाहन वंशाय, ठीक है, सतवाहन, जिन्होंने सीसे के सिक्के जारी किए थे, सीसा, ठीक है, इन्होंने सीसा के सिक्के जारी किए। तो सिक्कों से हमें क्या पता चलता है? तो सिक्कों से हमें बहुत सारे जो राजा थे सिक्के के पीछे वो धर्म से जोड़कर देखते थे, ठीक है। उन्होंने युद्ध में क्या जीता उसके बारे में वहाँ पे वर्णन करते थे सिक्कों पे। तो सिक्कों के माध्यम से हमें उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, जैसे कि जो गुप्त वंश था, ठीक है, उसका अंतिम स्कंद गुप्त। इसके बाद सिक्के, सोने के जो सिक्के थे, सोने के सिक्के, उसमें गिरावट देखने को मिली थी। और गुप्त वंश में ही कुछ जो राजा आए थे उन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे।
तो ये इनकी आर्थिक स्थिति को भी दिखाता है कि एक टाइम पे सोने का सिक्का धीरे धीरे करके चांदी तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें हमारे 300 से लेके 1200 तक के बारे में, हमें ये सारे के सारे सूत्र हैं जो हमें हमारे इतिहास के बारे में बताता है कि किस तरीके से जो राजा थे उन्होंने सिक्कों का प्रचलन किया, मोहरे, शिलालेख, मनके, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मनके थे। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है, हमारे इतिहास से हमें जोड़ के रखती है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो खुदाई में क्या हुआ, जैसे कि मंदिर, तो मंदिर के कुछ अवशेष मिले, जैसे कि मठ, ठीक है, मठ, और मठ में जैसे सांची का स्तूप मिला, ठीक है, सांची का स्तूप जो हमें गौतम बुद्ध के बारे में बताता है। बहुत सारे मंदिर मिले जो कि कुछ गुप्त काल में बनाए गए थे और कुछ दक्षिण भारत के जैसे चोल प्रशासक थे उन्होंने बनाए, पल्लवों ने बनाए, तो उनके बारे में हमें अवशेष मिलता है। और खुदाई से क्या हुआ था कि कुछ जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा उनको नुकसान पहुंचा खुदाई की वजह से, तो कुछ चीज़ें टूट गई जिसके वजह से हमारे पास आधी जानकारी रह गई। जैसे कि लिपि है, तो लिपि, कुछ लिपि को तो हम पढ़ पाए बट कुछ लिपि जो थी उसको उसका अर्थ नहीं निकल पाया, जिसके वजह से ये लिपि में क्या कह रही है वो भी अधूरी रह गई, आधी रह गई, ठीक है। जैसे कि हड़प्पा की लिपि जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया क्योंकि वो क्या थी, चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हम आधा ज्ञान तक पहुंच पाए, आधी चीज़ें हमें पता नहीं चली थी, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो मैं बता देती हूँ, फिर से पॉइंट बता देती हूँ, इसका आंसर कैसे लिखोगे। सबसे पहले प्रस्तावना लिखोगे, इसमें प्रस्तावना यानी इतिहास बताओगे, जो मैंने इस बताया आपको कि 300 से लेके 1200 ईस्वी तक जो था उसमें हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है, सूत्रों से, मनकों से, मोहरों से, शिलालेख से, अभिलेखों के माध्यम से हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। कुछ सूत्र ऐसे थे जो पूरी जानकारी देते हैं, कुछ ऐसे थे जो हमें अभी भी आधी जानकारी के साथ छोड़ गए, जैसे कि हड़प्पा की लिपि है ना, और महाभारत की जो पांडुलिपियाँ थी उसमें कुछ संस्कृत का अनुवाद हो पाया था और कुछ संस्कृत जो वर्ड थे उसका अनुवाद नहीं हो पाया था, है। तो सूत्र जो होते हैं वो हमें इतिहास से जोड़ के रखते हैं। तो प्रस्तावना में ये सारी बातें आपको इसके अंदर लिखनी है, सिक्के मिले, ये मिले, वो मिले, वो लिखना। फिर दूसरा लिखोगे कि सूत्रों जो है वो कौन से हैं। तो सूत्र 2 प्रकार के रखे थे, 2-3 जो, ठीक है। पहला साहित्य और दूसरा पुरातात्विक, ठीक है। फिर साहित्य का पॉइंट लिखोगे, साहित्य में क्या क्या चीज़ें जो लिखित में हमें मिली है। तो लिखित में हमें मिली है विदेशी साहित्य, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य, ठीक है। पुरातात्विक में हमें क्या मिला, सिक्के, मनके, मृत भांड, शिलालेख, मूर्ति कला जो कि गुप्त काल की बहुत अच्छी थी। ये सारी चीज़ें हमें मिली है जो हमें हमारे इतिहास के बारे में अच्छे से जानकारी देती है, ठीक है। फिर इसके अंदर लिखोगे सबसे पहले धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य का पॉइंट आप लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट आएगा, आप पुराणों के बारे में बताओगे कि भाई पुराण, जैन धर्म, बौद्ध ग्रंथों से हमें पता चलता है, ठीक है। धार्मिक चीज़ों के बारे में जैसे कि ये, ठीक है।
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सूत्रों के 2 श्रेणियाँ, साहित्य, पुरातात्विक। ये कैसा है? लिखित है। और ये कैसा है? खुदाई से मिले। लिपि, अभिलेख, ग्रंथ, जो हमें साहित्य से हमें पता चलता है हमारे इतिहास के बारे में। धार्मिक साहित्य, विदेशी साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। सिक्के, मन के औजार, मूर्तिकला, ये इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है। फिर धार्मिक साहित्य में पहले साहित्य के बारे में बताओगे कि ये लिखित ग्रंथ है और ये हमें समय की जानकारी देता है। इसे 3 भाग में, धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी। तो इसमें आपको सबसे पहले धार्मिक साहित्य के बारे में आप पॉइंट में बताते चले जाओगे। ठीक है। इसमें तपस्या, तीर्थ, विधियों के बारे में बताया गया। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, कालिका पुराण इसी काल में थे। ठीक है। पुराणों को इसमें इकट्ठा किया गया था, जो पुरानी कथाओं के बारे में हमें बताता है। फिर विदेशी साहित्य के बारे में लिखोगे कि भाई अल-बैरूनी ने किताबुल हिंद लिखी थी। ठीक है। जिसमें उन्होंने भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति के बारे में बताया था। फिर गैर धार्मिक, उसके पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे। जो मैंने अभी आपको समझाया था वही सारी चीज़ों को मैंने पॉइंट में लिखा है। जैसे कि कालिदास जो थे, उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम नाटक लिखा था संस्कृत में, उसके बारे में ब्लैक पेन से। ठीक है। तो धार्मिक पॉइंट हो गया। फिर आप इस सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे? गैर धार्मिक। इसके अंदर कालिदास का एग्ज़ाम्पल दोगे, जो और भी आपको याद रहे तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। मैगस्थनीज तो वो हो गए ना। हाँ, यहाँ पे किसके बारे में? मनुस्मृति, इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, जिसमें चंडाल की दशा के बारे में था, है ना। तीसरा, विदेशी साहित्य। तो विदेशी साहित्य में मैगस्थनीज के बारे में बताओगे कि किस तरीके से इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। फिर अल-बैरूनी के बारे में अगर आपको अच्छे से याद है तो अल-बैरूनी के बारे में लिख देना। ठीक है। इब्न बतूता के बारे में लिख देना, इब्न बतूता। ठीक है। इनके बारे में बता देना। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आएगा पुरातात्विक। इसके अंदर सबसे पहले अभिलेख के बारे में बताओगे, फिर सिक्कों के बारे में बताना, तीसरा मूर्ति के बारे में बताना, मूर्ति कला जो कि गुप्त काल की बहुत अच्छी थी, कुछ तो टूट गई। ठीक है। और बस इसके बाद आप निष्कर्ष लिखोगे और इस तरीके से आपका क्या है, इस क्वेश्चन का दी एंड हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना आंसर पूरा लिखना है। कम से कम 8 पेज तो आपको फिल करने ही होंगे। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको ये आंसर्स लिखने हैं। और ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इनके ऊपर आपको ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है। कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, यही सारे पॉइंट्स आपको लिखना है। और ये जो नोट्स हैं, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो मैं अपना मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। प्लस में मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल दी है, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। ठीक है। बाय।